सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। दिनांक 23 फरवरी वर्ष 2022 दिन बुधवार, राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा वार्षिक बजट पेश करते समय एक ऐसी घोषणा कर दी गई जिससे उनके राज्य के ही नहीं वरन पूरे देश के एनपीएस से आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारियों के वे हृदय सम्राट बन गए। राज्य का बजट पेश करने के दौरान उनके द्वारा यह भी घोषणा कर दी गई कि वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त जितने भी कार्मिक हैं और वे नवीन पेंशन योजना से आच्छादित हैं, उनको फिर से पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी माना जाएगा। मुख्यमंत्री जी के इस फैसले को लेकर कई प्रकार के राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही जो एनपीएस से आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारी हैं, उनके मन में यह भी प्रश्न है कि क्या बिना केंद्र सरकार की सहमति के राज्य पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल कर सकता है। साथ ही जो नवीन पेंशन योजना में एनपीएस का हमारा शेयर है, उस पैसों का क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम यही जानते हैं। वीडियो को देखने के साथ ही साथ सभी शिक्षक साथियों से हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। जो हम सभी के मन में पहला प्रश्न है वह यह है कि क्या बिना केंद्र सरकार की सहमति से कोई राज्य सरकार पुरानी पेंशन पुनः लागू कर सकती है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशनें अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 22 दिसंबर वर्ष 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि वे जब चाहें इस नई योजना को अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह निकलता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नई पेंशन प्रणाली हेतु संकल्प किया गया था वह वैकल्पिक व्यवस्था थी राज्यों के लिए। राज्य चाहें तो उस व्यवस्था को अपना सकते थे, अन्यथा की स्थिति में पुरानी व्यवस्था यथावत चलती रहती। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रही। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2010 तक लागू रही, जबकि छत्तीसगढ़ में यह 2012 तक और केरल में वर्ष 2013 तक लागू रही। जबकि पश्चिमी बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है। पश्चिम बंगाल राज्य एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसने अभी तक नवीन पेंशन योजना को अपने राज्य में लागू नहीं किया है। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2005 में बंद कर दी गई थी। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन, जैसे फैमिली व डिसेबिलिटी पेंशन, सरकार का अंशदान 14% के नोटिफिकेशन भी सभी राज्य सरकार अलग अलग समय पर अपने राज्यों में लागू कर रहे हैं। कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है। राज्य कर्मियों की पेंशन पर होने वाला खर्च उसे राज्य की संचित निधि से देना होगा, अर्थात जो राज्य कर्मी हैं उनकी पेंशन का जितना भी खर्च होगा वह राज्य स्वयं वहन करेगा, वह केंद्र पर डिपेंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशनें अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है। इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अर्थात कोई भी राज्य अपने राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल कभी भी कर सकता है और इस पेंशन पर होने वाला जितना भी व्यय होगा वह राज्य सरकार अपनी संचित निधि से ही व्यय करेगी, उसमें वह केंद्र सरकार पर आश्रित नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब हमारे पास एक प्रश्न और आता है कि पुरानी पेंशन योजना की पुनः बहाली के पश्चात जो नवीन पेंशन योजना से आच्छादित जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी थे उनकी जो एनपीएस में शेयर है 10%, उन पैसों का आखिर गवर्नमेंट क्या करेगी। वर्तमान समय की व्यवस्था के अनुसार किसी भी शिक्षक एवं कर्मचारी के बेसिक प्लस डीए के 10% को एनपीएस के कंट्रीब्यूशन के रूप में माना जाता है।
इसके साथ ही साथ बेसिक प्लस डीए के 14% को गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। पुरानी पेंशन योजना की पुनः बहाली के पश्चात गवर्नमेंट का जो शेयर होता है 14%, उसको गवर्नमेंट अपने पास स्वयं रख देगी तथा शिक्षक एवं कर्मचारी के बेसिक प्लस डीए का जो 10% अभी तक उनका कंट्रीब्यूट होता था, उस संपूर्ण राशि को वह संबंधित शिक्षक या कर्मचारी के जीपीएफ खाते में कन्वर्ट कर देगी। परंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न अब इसमें भी सामने आएगा कि जो हमारे एनपीएस की राशि थी, हमारे बेसिक पे प्लस डीए के 10% की, जितनी भी हमारी सर्विस अभी तक हो चुकी है वह राशि हमारे जीपीएफ के अकाउंट में डाल दी गई है, तो हमारा ब्याज का क्या हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना 14% वापस ले चुकी है, साथ ही शेयर मार्केट से हमारी निर्भरता अब समाप्त हो चुकी है। इस विवाद से बचने के लिए राज्य सरकारें यह करेंगी कि जिस वर्ष जिस शिक्षक या कर्मचारी के एनपीएस का कंट्रीब्यूशन हुआ है, उस वर्ष जो जीपीएफ की ब्याज दर चल रही थी, उस जीपीएफ की ब्याज दर के अनुसार उस राशि पर ब्याज निकाल दिया जाएगा, जिसको मूलधन में जोड़ दिया जाएगा तथा अगले वर्ष फिर से क्यूमुलेटिव अमाउंट निकालकर ब्याज की गणना उस वर्ष के ब्याज दर के हिसाब से कर दी जाएगी। यदि कोई शिक्षक साथी माह जनवरी वर्ष 2006 में नियुक्त होता है और माह दिसंबर 2006 के अंत में उसका जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन की राशि है वह हम मान लेते हैं कि 40,000 रुपया है, तो जब इस एनपीएस की राशि को जीपीएफ अकाउंट में डाला जाएगा तो इस पे ब्याज की गणना हम उस वर्ष पे जो जीपीएफ की ब्याज दर चल रही होगी 8% के हिसाब से उसके अनुसार अंकना कर देंगे। इसी प्रकार से अन्य वर्षों के कंट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव अमाउंट करते करते ब्याज की गणना कर ली जाएगी, तो इस प्रकार से यह विवाद भी आसानी से सुलझ जाएगा। जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर को समय समय पर परिवर्तित किया जाता रहता है। पूर्व में जो जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर थी वह प्रतिवर्ष के हिसाब से निर्धारित की जाती थी। आपकी स्क्रीन के सामने जो यह ब्याज दर का चार्ट रखा गया है यह प्रतिवर्ष के हिसाब से रखा गया है, तो आप इसको भली भांति प्रकार से देख सकते हैं। वर्ष 2016-17 से जो जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर है वह क्वार्टरली निर्धारित की जाने लगी। ये आपकी स्क्रीन के सामने यह देख सकते हैं कि वर्ष 2016-17 में फर्स्ट क्वार्टर में जो जीपीएफ की दर थी वो 8.1 थी, सेकंड क्वार्टर में भी 8.1 थी, थर्ड क्वार्टर में यह 8% हो गई और फोर्थ क्वार्टर में भी यह 8% हो गई। इसी प्रकार से वर्तमान समय में भी यही व्यवस्था चली आ रही है। पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस नेक कार्य को अंजाम देने के लिए तथा देश भर के समस्त एनपीएस से आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारियों की भावनाओं को समझने के लिए राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत साधुवाद। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि समय समय पे इसी प्रकार की शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती रहती हैं। धन्यवाद।